मौत के मामले में अब तूल यह मामला पकड़ता जा रहा है। कुसुम्बा कांड पर महिला आयोग ने सख्ती दिखाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम को हजारीबाग भेजा है। जांच टीम ने हजारीबाग पहुंचकर कुसुम्बा गांव में घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद सर्किट हाउस में डीसी और एसपी से मामले की विस्तृत जानकारी ली है। हालांकि आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने मीडिया से बातचीत में प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टीम दोबारा हजारीबाग आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीड़ित परिवार से बातचीत के साथ तथ्यों के आधार पर गहन जांच करेगी। मदद करनी चाहिए प्रशासन को, उतनी मदद नहीं किए हैं। हम लोग फिर से एक बार जांच करेंगे और सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे और अपना रिपोर्ट आयोग को सबमिट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। गांव भी गए थे क्या? हाँ, मैं गांव तो गई थी गांव में, लेकिन मिले नहीं ना वो लोग, कोर्ट आ गए थे। उनके परिवार लोग तो मैडम? परिवार में अन्य लोगों से भेंट हुई है, वो रिपोर्ट बनाऊंगी मैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत सोनी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। सुशांत, अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वतः संज्ञान, क्या कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है? जी, इस तरीके से इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल जो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उन्होंने संज्ञान स्वतः लिया और उसके बाद जो 3 सदस्यीय टीम है वो हजारीबाग पहुंची है। पहुंचने के बाद जो है उन्होंने घटनास्थल पर भी गए और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही जो है परिजनों से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे द्वारा जांच की जा रही है उसकी जो रिपोर्ट महिला आयोग को सौंपी जाएगी और उसके बाद अगर संतुष्ट नहीं होते तो पुनः जो है टीम वो दिल्ली से हजारीबाग आएगी और हजारीबाग आने के बाद पूरा जांच करेगी। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, ये पॉस्को एक्ट के तहत एक कार्रवाई जारी है और ये टीम जो आगे और जांच कर रही है वो क्या बाकी और भी जो नेक्सस या फिर और लोग हैं वहां तक भी पहुंचने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस तरीके से जो टीम महिला आयोग की जो टीम पहुंची हुई, कई लोगों से उन्होंने पूछताछ किया, परिवारजनों से, यानी परिजन जो उनसे भी पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मामला आखिर क्या सच्चाई है। जो भी मामले जो पुलिस ने उद्भेदन किया उस मामले पर भी उन्होंने जांच किया और अनेक पहलू पर भी जो है वो जानकारी प्राप्त करने की जो टीम है वो प्रयास कर रही है। जी, तो चलिए, बिल्कुल। और प्रेमी भीम की अगर बात करें तो उसके बारे में क्या जानकारी और क्या वहां तक भी ये टीम पहुंच रही है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम टीम की बात कर ले तो कई लोगों से जो पूछताछ चल रहा है, फिलहाल की जो बात कर लेते हैं कि जो अभी अभियुक्त थे जिन्होंने आवेदन दिया था, हालांकि जो है उनकी मां की गिरफ्तारी भी मृतक की और जो 2 अन्य की गिरफ्तारी वो तो फिलहाल जो है न्यायिक हिरासत में, लेकिन और भी उनके जो परिजन है उनसे पूछताछ कर रही है और कई तरह की जो है वो जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। तो चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी ने 9 अप्रैल को प्रस्तावित झारखंड बंद वापस लेने का फैसला किया है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो चली है। कि भीमराम कौन था नहीं था, विष्णुगढ़ की जनता जानती है। वो प्रोमिनेंट कार्यकर्ता विभिन्न पदों पर रहा था। लेकिन अगर भीमराम कोई नहीं था भाजपा का तो फिर वापस क्यों ले लिया बंदी? उतरते सड़कों पर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस बार झारखंड की जनता तैयार बैठी थी, सड़कों पर उतरकर उनका विरोध होता, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड के को बदनाम करने के उद्देश्य से इसको लेकर के दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और निकला कौन? जो उनके साथ घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक, वो इस घटना के अभियुक्त और किंग पिन निकले। देखिए, हमने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। अभी किसी नेता के साथ अगर बैठी हुई किसी की तस्वीर आ जाती है, अगर वही पैमाना होता है तो उस लॉजिक से तो राहुल गांधी भी नक्सली हो गए, क्योंकि जितने नक्सल के बड़े चिंतक हैं और समर्थक हैं, अर्बन नक्सलाइट्स हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें आई थी। भारत जोड़ो यात्रा में ये संगठन एक्टिव थे। मुझे लगता है 10,000 से ज़्यादा रेप केसेस हुए हों बेटियों के साथ। वहाँ बेटियाँ तो असुरक्षित हैं ही। हम फिर से दोहराते हैं साहब, जब तक पुलिस का इकबाल नहीं जगेगा ना, तब तक झारखंड की हर गली में रहमान डकैत घूमता नजर आए।
और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जहां नक्सली नेता प्रशांत बोस की मौत हुई है। रिम्स में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। 2021 में प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई। पत्नी के साथ गिरफ्तार किया गया था। कई साल से जेल में बंद था। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद था। पोस्टमार्टम के बाद अब शव को सौंपा जाएगा। तो बड़ी खबर रांची से, जहां नक्सली नेता प्रशांत बोस की मौत हुई है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, किन हालातों में ये मौत, क्या अपडेट? जी बता दें कि प्रशांत बोस 2021 में गिरफ्तार किया गया था। 1 करोड़ का इनामी था। हालांकि उम्र के मतलब काफी बुजुर्ग नक्सली था और कहा जाए तो सेंट्रल कमिटी थिंक टैंक भी था। काफी दिनों से प्रशांत बोस जो वो बीमार चल रहा था और इसी दरमियान उसे इलाज के लिए रिम्स भी लाया गया, लेकिन इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद ताकि तमाम चीजें स्पष्ट हो। वहीं शव को परिजनों को भी सौंपा जाएगा। पूरे मामले में बता दें कि जो प्रशांत बोस था वो अपने पूरे झारखंड को नियंत्रित किया करता था जब नक्सली मूवमेंट अपने चरम पर हुआ करता था। सारंडा से लेकर पारसनाथ तक उसका अपना जोन था और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी उसका प्रभाव काफी था। तो एक अहम गिरफ्तारी जो वर्ष 2021 में झारखंड पुलिस को मिली थी, जो सेंट्रल ब्यूरो का पुलिस सदस्य जो है प्रशांत बोस, उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से उसे जेल में रखा गया था बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में। और फिर इसी दरमियान जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर और कहा जाए तो बीमारी के लंबी मार के कारण जो मौत है वो हो गई है फिलहाल। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। पलामू से बड़ी खबर है, जहां मेदिनीनगर बस स्टैंड में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बस स्टैंड स्थित राजा साहब बस ऑफिस में हुई, जहां 3 अज्ञात अपराधियों ने गुड्डू खलीफा उर्फ मोहम्मद समीर खलीफा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कुंड मोहल्ला का निवासी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गुड्डू खलीफा लड्डू खान हत्याकांड का गवाह भी था। पुलिस बिंदु पर मामले की जांच कर रही है। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड की खबरों पर वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए पीएमसीएच में शॉर्ट सर्किट और उससे आग लगी है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार के पटना से ये बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ये आग की खबर सामने आ रही है। तो देखिए पीएमसीएच जो बड़ा अस्पताल, काफी संख्या में मरीज वहां पर रहते हैं और यहां पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहां पर आग लगने की बात कही जा रही है। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है और दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। रशनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रशनीश, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आग लगी है, पीएमसीएच की क्या स्थिति वहां पर, क्या दमकल की टीम पहुंची है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन आधे घंटे पहले आग लगी है और लगभग 3 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गई है। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास जारी है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। हालांकि वो डेड कहा जा रहा है कि वो बिल्डिंग डेड है और पुरानी बिल्डिंग में ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अभी आग से कोई खास नुकसान की बात नहीं कही जा रही है और उन्होंने साफ कहा है कि जो केमिकल हैं पुराने रखे हुए उसमें एक तरह से आग लगी है और उसके अलावा कुछ सामान भी जो है, जो बेकार पड़ी हुई सामान है उसमें भी आग लगी है। लेकिन पूरी तरह से आग पर जब काबू पा लिया जाएगा उसके बाद जांच के दौरान पता चलेगा कि आखिर कितने का नुकसान हुआ है और क्या सब चीज जो है जली है उसमें। इस डिपार्टमेंट के आसपास के परिसर की बात करें तो वहां भी कुछ सतर्कता बरती जा रही है। देखिए पोस्टमार्टम हाउस जो है, पोस्टमार्टम वाला जो बिल्डिंग है उसके ठीक बगल में हिस्टोपैथोलॉजी, चूंकि पोस्टमार्टम से जुड़े हुए विभाग ही हैं ये जांच के, तो वहां पर लगातार अधिकारियों की नजर है और पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जब तक पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं हो जाती है क्या नुकसान हुआ है, चूंकि हिस्टोपैथोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेज का, तो ऐसे में नजर है कि आखिर कितने का नुकसान हुआ है। और क्योंकि कारण तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन अब नुकसान कितने का है और क्या सब चीज नुकसान हुआ है ये कुछ देर में पता चलेगा और सबसे पहले जानकारी देंगे। जी शुक्रिया रशनीश इस अपडेट के लिए आपका।
चलिए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के मौजा डुको में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला टास्क फोर्स ने बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ औचक जांच और छापेमारी की। रेड के दौरान टीम ने करीब 40,000 घनफीट अवैध बालू जब्त किया। एसडीओ ने जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर गुमला से, जहां ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मौजा डुको में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला टास्क फोर्स ने बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ औचक जांच और निरीक्षण किया है। और देखिए बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां गोलावन क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई है। बंदा और मोरपा गांव में हुई अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई है। इससे इलाके में दहशत फैल गई है। बंदा गांव में सुबह करीब 4 बजे शौच के लिए गए ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 मजदूर पर हाथियों ने हमला कर दिया। हाथी ने पटक कर धीरज भुइयां और जुगल भुइयां को मार डाला। धीरज पतरातू के तालाटांड का निवासी था, जबकि जुगल मांडू के कुजू का रहने वाला था। वहीं मोरपा गांव में महुआ चुनने गए 80 साल के रामदेव साव को भी हाथियों ने कुचलकर मार डाला है। बताया जा रहा है करीब 12 हाथियों का ये झुंड बोकारो से रामगढ़ में प्रवेश कर चुका है और फिलहाल रजरप्पा के गंधोनिया जंगल में मौजूद है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बाहर से जो मजदूर आए थे ईटा बनाने के लिए, वहाँ पर भी 2 मजदूरों को कुचल कर मार दिया और हाथी जंगल की ओर चल गया। यहाँ पर का फॉरेस्ट का भी लापरवाही है। उन लोग हाथी भगाने का काम सही समय पर नहीं करते हैं। हम लोग 3 बजे बाथरूम गए थे, धूप का मौसम है, 4 बजे तक बाथरूम करके आराम से ईटा बना कर कर लेंगे। उसी समय में साइड से आया, हमला कर दिया दोनों। यहाँ पर रात में हाथी द्वारा 2 आदमियों को यहाँ पर मारा गया और 1 आदमी को मुनपा में, मुनपा वाला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ पर पोस्टमार्टम भेजने की प्रक्रिया चल रहा है। इसके बाद इन लोगों को कुछ अभी अग्रिम मुआवजा राशि दिया जाएगा इनके परिजनों को। उसके बाद जो सरकार का जो ये है 4 लाख, वो 4 लाख इन परिवारों को मिला जाएगा। अब चूंकि हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, तो हाथी आए तो आपको क्या करने की जरूरत है, इससे भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाथियों के झुंड के पास भीड़ लगाने से भी आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि हाथी अगर खुद को खतरे में भी महसूस करता है तो वह हमला कर सकता है। शोर या उकसाने से भी बचना चाहिए। पटाखे, पत्थर या तेज शोर से हाथियों को उकसाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, इससे वे और आक्रामक हो सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अगर हाथी गांव में आ जाए तो तुरंत घर या किसी मजबूत इमारत में चले जाएं और खुले में खड़े बिल्कुल भी ना रहें। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। बच्चों और बुजुर्गों को तुरंत घर के अंदर सुरक्षित जगह पर ले जाएं। वन विभाग को भी तुरंत इसकी सूचना दें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें ताकि रेस्क्यू या कंट्रोल टीम पहुंच सके। इसके साथ साथ रात की अगर बात करें तो रात में अकेले में बाहर बिल्कुल भी ना निकले। जिन इलाकों में हाथियों की आवाजाही होती है वहां रात में खेत या जंगल की ओर अकेले न जाए। इसके साथ साथ हाथियों के लिए रास्ता खाली छोड़ना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हाथी सड़क या गांव के रास्ते से गुजर रहे हैं तो उन्हें जाने का रास्ता भी आपको देना चाहिए और सामने बिल्कुल भी ना आए। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी खबर की। गुमला में गैस सिलेंडर की किल्लत से आम उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। मां शेरा वाली इंडियन गैस एजेंसी से जुड़े करीब 40,000 उपभोक्ताओं को पिछले 1 महीने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि गैस की बुकिंग कराने के 15 दिन बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हर दिन केवल 1 गाड़ी सिलेंडर आने के कारण मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उपभोक्ता सुबह 3 बजे से ही लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। गाड़ी नहीं गुजरा और कहीं से और दूसरा तरफ से गाड़ी लेकर गया यार, उधर गैस पड़ रहा है। हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या मांग करते हैं? हम लोग गैस का मांग करते हैं। हम लोग को गैस चाहिए। किसने सड़क जाम किए हैं? जब तक गैस नहीं मिलेगा रोड जाम नहीं हटेगा। हमें गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज जो गैस के उपभोक्ता है वो सड़क पर उतर गए हैं और इस वक्त मौजूद है गुमला के पालपुर रोड में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर भी जो आक्रोश है गैस उपभोक्ताओं का वो साफ यहाँ पे देखने को मिला है। लोग सड़क पर उतरे हैं और गुमला सिमडेगा मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं। इनकी मांग है कि इनको 15 दिन पूर्व इनके द्वारा बुकिंग कराई गई थी, लेकिन आज तक
इनको सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है और माँ शेरा वाली इंडियन गैस की जो कंपनी है वो लगातार इनको परेशान करने का काम कर रही है, जिससे होकर के ये आज आक्रोशित हुए हैं और कहीं ना कहीं सड़क पर उतर गए हैं। सड़क पर उतर करके जाम करके सड़क को अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर जरूर पहुंची है और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। गैस के उपभोक्ता है वो मानने को तैयार नहीं है। इनका साफ साफ कहना है कि गैस नहीं मिलने के कारण उनके जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनमें काफी असर पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्याएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो स्थिति है वो विकराल गुमराह में होती जा रही है। गैस नहीं मिलने के कारण जो लोग है वो आज जो आक्रोश है लोगों का वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुरेश कुमार भगत, PJ गुमला। गिरिडीह के जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र के पत्थर टाट गांव के पास हुई, जहां बालू लदे एक अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बिहार के जमुई जिले के मिट्ठू राय की मौत हो गई है, वहीं उनके साथ बाइक सवार संतोष राय गंभीर रूप से घायल हो गए। तो दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें युवक की जान चली गई है। गिरिडीह की तस्वीरें, जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से सनसनी फैल गई। बिहार के जमुई के रहने वाला यह युवक बताया जा रहा है जिसकी दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। कि गाड़ी आगे आगे जा रहे थे, पीछे बालू ट्रैक्टर लोड था। वो बालू ट्रैक्टर ने पीछे से इनको ठोका गया। ये अपने आप एक्सीडेंटल नहीं है, ये कुछ न कुछ तो साजिश है इसमें, क्योंकि आगे से मारना, पीछे से ट्रैक्टर जा करके मारा है। आगे से मारता तो मानते हैं कि बाइक वाले से दोस्त था, लेकिन ये बाइक वाले का दोस्त है नहीं, ये तो पीछे से ठोका गया। तो इस पर प्रशासन निर्णय लिया जाए, इसका हमको जांच पड़ताल चाहिए। और हम प्रशासन से क्या कहें, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से पहले हमको जांच चाहिए। वित्तीय प्रबंधन के मामले में झारखंड ने देश भर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में झारखंड को 10 राज्यों में तीसरा स्थान मिला है। झारखंड ने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 10 राज्यों में झारखंड तीसरे स्थान पर आया है। इस मामले पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक अच्छा संकेत है और इसके पीछे पूरी टीम का प्रयास है। नीति आयोग ने कल कहा है कि 10 राज्यों में वित्तीय प्रबंधन में झारखंड तीसरे नंबर पर है और 10 राज्यों में से एक राज्य झारखंड भी है। तो ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन हम अपने दायित्व से मुकरना नहीं चाहते हैं। प्रसन्नता के ये नीति आयोग के ये जो शब्द हैं वो हमें और अधिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर बड़ी तैयारी हो रही है। नई कमेटी का प्रारूप तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है, जिससे संगठन को अधिक समावेशी और सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित सूची में 50% से अधिक पद SC, ST और OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को देने की योजना है। इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी ठोस पहल की गई है, ताकि संगठन में संतुलन और नई ऊर्जा लाई जा सके। नई संरचना के तहत कमेटी के उपाध्यक्ष लोकसभा स्तर पर, महासचिव जिला स्तर पर और सचिव विधानसभा स्तर पर प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। बताया जा रहा है कि नई प्रदेश कमेटी में कुल 14 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव और 81 सचिव शामिल किए जाएंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद जल्दी इस नई टीम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। दुमका सांसद नलिन सोरेन को भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह का सदस्य बनाया गया है। इससे संथाल परगना के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस नियुक्ति को पूरे संथाल परगना क्षेत्र के लिए गर्व और सम्मान की बात कहा जा रहा है, जिससे उनके समर्थकों और क्षेत्र की जनता में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सांसद सोरेन ने इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा कि यह उनके लिए न केवल सम्मान है बल्कि एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी है, जिसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। तो देखिए, और अब आइए जानते हैं कि भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों का काम क्या होता है। तो ये समूह भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। दोनों देशों के सांसद एक दूसरे से मिलते हैं, विचार साझा करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं,
कानून बनाने और शासन से जुड़े अनुभवों का आदान प्रदान होता है। ये समूह दोनों देशों के बीच संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के दौरे आयोजित करता है, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। व्यापार, शिक्षा, रक्षा, पर्यटन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर भी इसके जरिए खोजे जाते हैं। तो देखिए, नलिन सोनेन को ये नई जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। चलिए बढ़ते आगे। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लगातार देरी से यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। अन्य राज्यों से आने वाली कई ट्रेनें 5 से 7 घंटे की देरी से पहुंच रही है। हैरानी की बात यह है कि चक्रधरपुर से महज 30 मिनट की दूरी होने के बावजूद ट्रेनों को वहां से टाटानगर पहुंचने में 4 से 5 घंटे तक रोक दिया जा रहा है, ताकि मालगाड़ियों को पहले पार कराया जा सके। इस अव्यवस्था के कारण टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने आंदोलन का रुख अपना लिया है। उन्होंने इस समस्या को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर जल्द समाधान की मांग की। 2-2.5 साल से जिस तरह से जमशेदपुर के नज़दीक पहुंचने के बाद ट्रेनें 4 घंटा 5 घंटा लेट हो जाती हैं, तो दिल्ली से आ रही हैं, बम्बई से आ रही हैं, पटना से आ रही हैं, कलकत्ता से आ रही हैं, वो लेट हो जा रही है 4 घंटा 5 घंटा। एकमात्र कारण है कि पैसेंजर ट्रेन को रोककर फिर वो मालगाड़ियों को पास देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जनता को कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, उसके समय का आप वैल्यू निकालिए, कम से कम मिनिमम वेज के हिसाब से ही, तो रोज़ कितना का नुकसान हो रहा है मैन पावर को। ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम धरना देंगे। जमशेदपुर में इस साल वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। 25 अप्रैल 2026 को बिशुपुर के गोपाल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री और क्षेत्रीय विधायक शामिल होंगे। सम्मान समारोह के जरिए इस महान नायक को याद किया जाएगा। अगले 25 अप्रैल 2026 को रिगेल मैदान बिशुपुर में 1832-33 भूमि विद्रोह महान गंगा नारायण सिंह के जन्म जयंती मनाएंगे। और जन्म जयंती पर हम लोग संदेश देते हैं कि झारखंड, बांग्ला, उड़ीसा, असम का लोग आए। साथ हम इस कार्यक्रम जयंती में हम न्योता देने निर्णय लिया है हमारा सीएम साहब हेमंत झारखंड के। अब बात करते हैं स्कूल पब्लिशर गठजोड़ से बढ़ी किताबों की कीमतों की, जिसके चलते अभिभावक परेशान है। 10 से 15% तक हर साल कीमतों में वृद्धि हो रही है। पूरे सिस्टम में किताब का 120 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 10 गुनी महंगी, निजी स्कूल में बुक वाली लूट, शिक्षक का उद्देश्य भले ही ज्ञान देना हो, लेकिन मौजूदा दौर में ये अभिभावकों के लिए महंगा सौदा बन गया है। स्कूलों और प्रशंसकों के बीच कथित गठजोड़ के कारण किताबों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्थिति ये है कि जहां एनसीईआरटी की कक्षा 1 की किताब मात्र 260 रुपए में उपलब्ध है, वहीं निजी स्कूलों में तो किताबों का पूरा सेट 3442 रुपए तक बेचा जा रहा है, जो आम परिवारों की जेब पर भारी पड़ रहा है। हैं कि कहीं बुक्स में जो है अति कम रेट के बुक्स को बहुत अत्यधिक रेट में लेते हैं, और जो है कोई दूसरे हेड के में लेते हैं, लैबोरेटरी या कोई इस तरह का, तो वो सारे चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए ये कमेटी गठित की। कक्षा 1 से 8 तक के कोर्स में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि इन कक्षाओं में अतिरिक्त विषयों की किताबें ज्यादा शामिल हो जाती है। इनकी कीमत 200 से 400 रुपए तक होती है। इसी कारण इन कक्षाओं में एनसीईआरटी किताबों की हिस्सेदारी केवल 30% है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक ये बढ़कर 60% हो जाती है। एजुकेशन बहुत महंगा होता चला जा रहा है। अगर हम लोग अपने समय से कंपेयर करें तो काफ़ी महंगाई भी बढ़ रही है और एजुकेशन का कॉस्ट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। 3000 के आसपास में, 6,000 के आसपास में दोनों बच्चा की पढ़ा। बच्चे कौन क्लास में है? एक 3 में है और एक 6 में। पिछले साल और इस साल में वही 10%, 15%, अगर कंपनी का बुक जो आ रहा है, जो भी किताबों की कीमतों में हर साल 10 से 15% तक की वृद्धि हो रही है। पिछले साल जहां कक्षा 1 के लिए अभिभावकों को लगभग 3500 रुपए खर्च करने पड़े थे, तो वहीं इस साल
ये राशि बढ़कर 5,195 रुपए हो गई है। 65 रुपया की 3 किताबें होती है हिंदी इंग्लिश में। हाँ, टोटल कितना हुआ? 65 195 रुपये। और दूसरी की उसका है सो कभी वार्षिक शुल्क के नाम पर, कभी विकास शुल्क के नाम पर, और हर साल ट्यूशन फी है सो बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के गार्जियन को बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। जानकारी के मुताबिक इस पूरे सिस्टम में करीब 120 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, जिसमें से लगभग 36 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में जुड़े पक्षों तक पहुंचता है। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी किताबों के साथ निजी प्रशंसकों को रेफरेंस बुक लेना भी लगभग अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों की परेशानी और बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18